वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 22 जनवरी यानी आज जो मॉर्निंग सेशन में जेई मेन का पेपर हुआ है, उस पेपर का जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, और उसके हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे कट ऑफ का। और साथ ही जितने भी शिफ्ट होंगे ये जो आपका फेज वन का, वो सारे पेपर के एनालिसिस हमारे चैनल पे आप लोगों को मिलेगी। तो प्लीज़ आप कैम्फोर्टिस को सब्सक्राइब कर लें और आप इंस्टा पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब कर लें। उससे बेनिफिट ये होगा कि जेई मेन के लिए, नीट के लिए जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री में वो आपको पहले ही मिल जाएंगे, है ना। और अगर आपको केमिस्ट्री के किसी पोर्शन में दिक्कत होती है तो भी अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो मैं आपको समझाऊंगा बहुत ट्रिकी वे में। तो पहला क्वेश्चन है, ये आपका एक्चुअली में डी ब्लॉक और ट्रांजिशन मेटल से आया है। कंसीडर द गिवन सेंट्रल मेटल आयन ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड चूज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। राइट। तो अब ध्यान से देखिए, आपको उन्होंने क्या करा है, कुछ मेटल के आयन दे दिए ट्रांजिशन मेटल आयन से, और उनके नाम क्या है ध्यान से देखें एक बार। एक तो उन्होंने मैग्नीज का +3 दे दिया है, दैट इज मैग्नीज का +3। मैग्नीज का +3 आयन है आपके पास, दैट इज। दूसरा आपके पास है Cr का +3 है, क्रोमिक है। फेरिक है आपके पास, Fe+3 आयन है। और चौथा है कोबाल्ट +3 आयन है। राइट। ये कहते हैं कि कंसीडर द गिवन सेंट्रल मेटल आयंस ऑफ द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आपको मानना है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं, एंड चूज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। राइट। तो हम क्या करते हैं इनके लिए, देखिए 25 है ना, ये कितना है 24 है, ये कितना है 26 है, ये और ये कितना है 27 है। तो एक्चुअली में जो ये पीछे लिखा होता है डी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो आगे लिखा होता है एस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब आयंस बनते हैं तो एस के इलेक्ट्रॉन्स पहले जाते हैं, तो दो ये जाएंगे एक ये जाएगा, तो बनेगा D4 सिस्टम। इसमें देखिए 3 लेके जाना, दो यहाँ से जाएगा एक यहाँ से, तो D3 बन जाएगा। ये 6 है ना, दो यहाँ से गया एक हो गया, तो D5 बन जाएगा ये आपका, और ये क्या बन गया आपका D6 बन जाएगा। राइट। अब कह रहा है कि आप इनको बनाइए लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब कि पेयरिंग करने की कोशिश करिए। तो आपके 5 घर हैं, 5 आपके पास घर हैं, मतलब 5 ऑर्बिटल्स हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5। इसमें आपको 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल करना कि एक की पेयरिंग हो, है ना। तो कैसे हो पाएगा, पहले में पेयर कर दीजिए 2 1 3, तो n इक्वल टू कितना हो गया, इसमें 2 हो गया। राइट। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करने की कोशिश करोगे, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5, इसमें बनाने की कोशिश करोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग का तो इफेक्ट होता नहीं है। पेयरिंग की इफेक्ट तो यहीं से काम करने लग जाएगी एक्चुअली में 4 से, है ना। क्योंकि दो आपको खाली करना है एक्चुअली में, है ना। तो ये आपका खाली रहेगा। यहाँ जो हमने बनाया है, ये दोनों घर खाली हो गए ना, ये वाले खाली हो गए। इसमें अगर आपके पास 3 ही है तो 1 2 3 तो ऑलरेडी ये खाली है, तो यहाँ पे पेयरिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने का कोई चांस नहीं है। D5 के बारे में क्या ख्याल है आपका, तो D5 के बारे में जब आप पेयरिंग करोगे पांचों में तो 1 2 हो गया। राइट। इन दोनों को खाली रखना है, तो आपको इसमें भी 2 करना पड़ेगा, एक यहाँ आ जाएगा। D6 में क्या हो जाएगा आपका, D6 भी कमोबेश ऐसा ही बनेगा। कैसा, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में हो गए, इस वाले में हुए, क्रोमियम में हुए, है ना। तो क्रोमियम में सबसे ज्यादा हो गए, तो क्रोमियम को टॉप पे लेके जाएंगे हम लोग, क्रोमियम को टॉप पे लेके जाएंगे। उसके बाद मैग्नीज को लेके जाएंगे, और उसके बाद आपका आयरन में 1 है और कोबाल्ट में सबसे कम है। तो कोबाल्ट में सबसे कम जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन लगाएंगे। तो ये थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो कौन सा आंसर बनेगा इसका, फर्स्ट आंसर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का पहला आंसर है, आपको ये करना था। जिन्होंने भी ये किया होगा उनके नंबर फिक्स हो चुके हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। बहुत बढ़िया पेपर है, अगर आप जेई मेन सॉल्व करते हैं तो ये पेपर सॉल्व करने से आगे जो आपका पेपर होगा उसमें बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। दूसरा क्या है कि मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास 4 अब लिस्ट बनाई गई है, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। इसमें क्या है कि कुछ आपके पास रिएजेंट या कॉम्प्लेक्स बना करके दे दिए गए हैं, इधर उनके नाम दिए गए हैं। फेलिंग सोल्यूशन एक है, क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या यूज होता है, टॉलरेंस रिएजेंट क्या है, और ओल्फिकेशनल रिडक्शन क्या होता है प्यारे दोस्तों। तो अब देखो, टॉलरेंस रिएजेंट का मतलब कि सिल्वर ढूंढिए, सिल्वर पहले वाले में, तो पहले वाले को 3 से मैच कर दीजिए। राइट। क्लीमेंसन के लिए क्या यूज होता है, जिंक अमलगम, तो जिंक अमलगम बी में है तो बी को सेकंड से लगा दीजिए।
ओल्फ किस्नर और क्लीमेंसन दोनों का सेम काम होता है, लेकिन ओल्फ किस्नर में बेस आता है, तो बेस इसमें है और हाइड्रोजीन आती है। अब बच्चा कौन, कॉपर, फेलिंग में कॉपर आता है। तो देखिए ए के सामने लाऊंगा मैं क्या, ए के सामने लाऊंगा थर्ड को, ए के सामने थर्ड को लेके आ जाऊंगा, है ना। बी के सामने मैं लेके आ रहा हूं सीधे सीधे सेकंड को, बी के सामने सेकंड लेके आइए, कुछ करना ही नहीं था। और सी के सामने क्या लेके आना था, इसमें सी के सामने लाना था आपको फोर्थ को लाना था, सी के सामने आपको फोर्थ लाना था। और डी के सामने आपको क्या लेके आना था, डी के सामने आपको लाना था फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आपको कोई दो बातें समझ में आ गई होती, दो चीजें भी रिकॉल कर पाते तो क्वेश्चन गलत नहीं होता। यानी ए का थर्ड, बी का सेकंड और सी का फोर्थ। तो देखो बी का सेकंड इन दोनों ऑप्शन में था, तो ये खत्म हो गया। अब देखो तीन में बी का सेकंड दे दिया है, राइट। लेकिन ए का थर्ड अगर किसी को मालूम है तो उसका थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, तो थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात इतना। चलिए, तो ये दो क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपका ट्रांजिशन और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से था, ये क्वेश्चन कंबाइन था, इसमें ऑर्गेनिक था प्योर, ये प्योर ऑर्गेनिक का पोर्शन था, ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस का पोर्शन था, रिएजेंट का पोर्शन था। अब आप जेई मेन के आप एनालिसिस करते टाइम देखते हैं कि एक क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं। एक क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो 4-5 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। यही जेई मेन के और नीट के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने की क्या होती, ब्यूटी होती है। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे, जितनी अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, उतना ही बेनिफिट आप लोगों का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपके पास है, कहता है फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो एट द 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंशन है। एक रिएक्शन है जिसमें A2 क्या हो रहा है, 2A में कन्वर्ट हो रहा है ना, रिवर्सिबिलिटी, राइट। फाइंड ln Kp आपको निकालना, क्या निकालना है, ln Kp की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये कह रहा है A का डेल्टा G दिया हुआ है, ठीक है, और A2 का दिया गया है। तो आपको ध्यान से देखिए क्या होता है, एक्चुअली में हमें डेल्टा जी रिएक्शंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। पूरे रिएक्शंस की स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन वाली निकालनी है। तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम उसको देख लेते हैं। तो ए के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, दो बनेंगे। प्रोडक्ट में ए कितने, दो है, तो एक ए की वैल्यू कितनी दे दी गई है, एक ए की वैल्यू दे दी गई है माइनस का 50.384, ये ए की वैल्यू हो गई। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर देते हैं, और रिएक्टेंट कितना हो गया भाई, एक ही तो है, रिएक्टेंट आपका A2 है, तो 1 करेंगे, और माइनस क्या हो गया, प्लस, तो दैट इज द आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस का 0. ध्यान से देखिएगा, किलो जूल में अगर हम ले रहे हैं तो, है ना, 0.768 किलो जूल। क्लियर है बात इतना। अब देखिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Kp होता है, राइट। ये रिलेशन है गिब्स का। यहां से मुझे अगर ln Kp निकालना हो तो ln Kp क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा जी नॉट, है ना। और चूंकि जब आप Kp लाओगे तो ये टर्म अपने आप जीरो हो जाएगा ना इक्विलिब्रियम पर, वैसे क्यों होता है, इक्विलिब्रियम पे टर्म जीरो हो जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिंपली R इंटू टी। सॉल्व कर लीजिए, माइनस डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हम ले लेते हैं। अगर आप इसे किलो जूल से जूल में करेंगे तो हो जाएगा कितना, 0.768 इंटू 1000, राइट, डिवाइड बाई आर की वैल्यू 8.314 ले लीजिए, और टेम्परेचर 25 दिया है तो 298 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स वैल्यू जो आएगी इसकी ln Kp की वैल्यू आएगी 0.31 आएगी। ऐसा हमारे पास एक ऑप्शन दिया गया है, वो ऑप्शन देखिए बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर दूर है, ठीक है। थोड़ी बहुत गलती करेंगे तो आपसे मिस हो जाएगा। ये आपका थर्मो और इक्विलिब्रियम का कंबाइन क्वेश्चन है, थर्मो और इक्विलिब्रियम का कंबाइन क्वेश्चन है, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी कि सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पेज का फोर्थ क्वेश्चन हमारा है। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्लूकोज से है और स्टीरियोकेमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उन सबको सॉल्व करना चाहिए जिनके पेपर्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। सुक्रोज इज द डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड अपॉन हाइड्रोलिसिस इट बिकम्स लिवोरेटेटरी, राइट। कह रहा है कि सुक्रोज जो आपके पास होता है, दैट इज ये सुक्रोज है हमारे पास, आप जानते ही हैं सुक्रोज को,
ठीक है, कह रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड अपॉन हाइड्रोलिसिस इट बिकम्स लीवो रोटेटरी, है ना। तो ध्यान से देखिए, सुक्रोज क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, है ना। तो जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में रिलेशन होता है उसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशंस, है ना। म्यूटा रोटेशंस की वजह से जो आपके पास डी ग्लूकोज है, आपका क्या है, डी ग्लूकोज है, इसकी वैल्यू होती है अल्फा की वैल्यू मतलब स्पेसिफिक रोटेशन की 52.5 डिग्री होती है, और डी फ्रक्टोज की कितनी होती है, डी फ्रक्टोज की होती है -92.4, है ना। तो अगर हम देखेंगे तो ये निगेटिव वाला इसमें क्या है, ज्यादा हो गया, पॉजिटिव वाला क्या हो गया, कम हो गया। तो जब हाइड्रोलिसिस होगी तो ये क्या, कौन डोमिनेट करेगा, यही तो डोमिनेट करेगा। तो माइनस मतलब कि एल फॉर्म डोमिनेट करेगा। तो जब ये टूट जाएगा हाइड्रोलिसिस से तो लीवो बन जाएगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 सही है, राइट। स्टेटमेंट 1 अगर सही है तो हम देखते हैं स्टेटमेंट 2 के बारे में। सुक्रोज एंड हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सच दैट द लीवो रोटेशंस ऑफ ग्लूकोज इज मोर देन द एक्सट्रो। गलत बात है, ये किसका है, फ्रक्टोज का ज्यादा। इसका मतलब कि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट करेक्ट एक में हो सकता था और सेकंड में नहीं था, थर्ड में हो सकता, तो थर्ड इज द राइट आंसर, राइट। बढ़िया क्वेश्चंस है, इस पे एडवांस में भी हर साल क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं। ये पेपर एनालिसिस उन सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके एग्जाम में केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। आता है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ गिवन न्यूक्लियोफाइल्स व्हेन ट्रीटेड विद द CH3Br इन मिथेनॉल। वेरी गुड, ऑर्गेनिक का प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है जब CH3Br का ट्रीटमेंट हम कराएंगे किसमें, मिथेनॉल के सॉल्वेंट में, किसमें, मिथेनॉल में CH3OH के प्रेजेंस में कराएंगे। एक पोलर सॉल्वेंट है, कैसा है जी, पोलर सॉल्वेंट है। तो न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है, न्यूक्लियोफाइल का काम है कि यहाँ पे अटैक करे और Br जो लीविंग ग्रुप है लीव कर जाए। अब मुझे इनकी रिएक्टिविटी याद करनी है, क्या करनी है, रिएक्टिविटी याद करनी है। तो रिएक्टिविटी याद करने के लिए आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी याद होना चाहिए। पूछ रहा है which of the following is the correct order of the reactivity of the given nucleophile। कैसे याद करेंगे, एक ऑप्शन है कि आपको पहले से याद हो, पहले से क्या हो, याद हो, तब आप बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आपको याद नहीं है तो आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी पैटर्न को निकालना सीखना चाहिए। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो पैटर्न है मतलब कितना तेजी से इस कार्बन पे अटैक करेगा, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, उसको हम देख लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी देख लेते हैं हम लोग। दैट इज द प्रोपोर्शनल किसके होता है, एक तो साइज ऑफ अनायन, क्या, साइज ऑफ अनायन, जितने आसान से, जितनी इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके। ग्रेटर पोलराइजेशन, ज्यादा पोलराइजेशन होना चाहिए, है ना, ग्रेटर पोलराइजेशन होना चाहिए, और ग्रेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी अपने आप आ जाएगी। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, F माइनस, F माइनस सबसे छोटा है तो उसको सबसे पीछे कर दीजिए, F माइनस को सबसे छोटा एलिमेंटल एनायन बन गया आपका F माइनस, ठीक है। अब आयोडाइड क्या है, एलिमेंटल एनायन में सबसे बड़ा होता है, I माइनस सबसे बड़ा होता है। अब बन गए दो, क्या, एक तो आपके पास क्या है, मिथॉक्साइड है, और एक क्या है, सॉरी एक इथॉक्साइड है और एक आपके पास फिनॉक्साइड है, राइट। तो किसमें ऑक्सीजन ज्यादा अवेलेबल होगा, ये हमें मालूम है कि इथॉक्साइड में क्या रिजोनेंस नहीं है, तो रिजोनेंस नहीं है इस नाते उसका इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट हो सकता है। लेकिन C6H5O माइनस में तो रिजोनेंस है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली कम अवेलेबल होगा। तो ऑर्डर बनेगा क्या, दैट इज द, तो आंसर बन जाएगा आपका फर्स्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, आपके सेकंड मतलब जो और भी आपके सेशंस होंगे उसमें भी पूछा जा सकता है बदले हुए फॉर्मेट में। अगला क्वेश्चन है फिर से ऑर्गेनिक क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक में पूछा गया है कि रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ SN1 मैकेनिज्म। हम जानते हैं प्यारे दोस्तों SN1 की मीनिंग क्या होती है, SN1 का मतलब होता है कि 2 स्टेप होगा, ये हो जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। 2 स्टेप मैकेनिज्म होगा, कैसा होगा, 2 स्टेप मैकेनिज्म होने वाला है। अगर ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर कार्बोकेटाइन बना तो इसकी स्टेबिलिटी मैटर करेगी, नहीं करेगी, करेगी। इसकी स्टेबिलिटी को चेक कर लो, जिसमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उसकी रिएक्टिविटी हाई हो जाएगी। कार्बोकेटाइन कहां नहीं बन सकता, कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता ब्रिज के हेड पर, कहां नहीं बन सकता जी, ब्रिज हेड पर नहीं बन सकता। दूसरी बात 1 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बनाना है आपको, ठीक है। तो देखिए भैया अगर यहां से Br गया तो यहाँ पे ब्रिज हेड पे कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि पॉसिबल कंपैरेटिवली नहीं है।
राइट, ब्रिज हेड है। सेकंड में भी ब्रिज हेड है, सेकंड में भी क्या है, ब्रिज हेड है। लेकिन ये वाली जो ब्रिज है ये छोटी है, ब्रिज क्या है, बड़ी है। तो अगर बड़ी ब्रिज है तो अलाउ होता है कंपैरेटिवली। तो सेकंड से ज्यादा स्टेबल फर्स्ट आपका होगा। तो फर्स्ट जो है वो सेकंड से ज्यादा स्टेबल है। हालांकि दोनों में देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर दोनों में कंपेयर किया जाएगा तो फर्स्ट थोड़ा सा मौका दे देगा, थोड़ा सा चांस दे देगा ब्रिज हेड होने की वजह से। लेकिन यहाँ पे कार्बन के नंबर ज्यादा है, बड़ा है। ठीक है, अब बात आती है कि थर्ड और फोर्थ में बता दो सर। थर्ड में जो आपके पास है ये वाला है, ऐसा है, यहाँ भी आर है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, स्टेबल बनेगा, 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ये जो बी आर आपके पास है यहाँ रिजोनेंस होगा, क्या होगा, रिजोनेंस होगा, क्या होगा, रिजोनेंस होगा। रिजोनेंस हमेशा क्या होता है, आपको एक ट्रिक याद रखना चाहिए, अरही अरही अरही, मतलब कि एरोमेटिसिटी डोमिनेंट होगा रिजोनेंस पे, रिजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन पे, हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो इसका मतलब फोर्थ सबसे स्टेबल है, तो फोर्थ सबसे स्टेबल है, उसके बाद थर्ड स्टेबल है, और फर्स्ट और सेकंड में मैंने बताया क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सबसे लीस्ट किसको रखोगे, सेकंड को। अगर हम इस वाले पैटर्न को बनाते हैं यहाँ पर तो आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा, क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ सॉरी 6 रहा है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आप देखिए जेईई मेन में क्वेश्चन किस किस क्लास से निकाल के लेके आ रहा है, कैसे क्वेश्चंस का लेवल है ऑर्गेनिक क्वेश्चन में, आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन को जनरली छोड़ना नहीं चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे क्वेश्चन आराम से होते हैं, राइट। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं गए तो ये क्वेश्चन गलत भी खूब होता है। कह रहा है कि दो स्टेटमेंट है, HX बॉन्ड लेंथ इज हायर इन HCl देन HF। अरे भैया HCl बड़ा होगा ना HF से, अगर बड़ा होगा तो बिल्कुल बात सही है, चलो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 1 अगर सही है तो कौन कौन से गलत हो जाएंगे, ये गलत हो गया है ना, और ये भी गलत हो। अब दो ऑप्शन में आप तुक्का मारने की कोशिश कर सकते हैं भाई, जेईई मेन जैसे बड़े एग्जाम्स में। कह रहा है अगला, ध्यान से देखिए, the lowest boiling point in hydrides of group 15 element is having covalency 4, right। अब देखो ग्रुप 15 कौन सा है, मतलब नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहा है। अरे भाई नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहा है बिल्कुल। अब इसमें कह रहा है कि द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज हैविंग कोवेलेंसी 4। अरे भैया इनकी कोवेलेंसी या तो 3 ले लेंगे या तो 5 लेंगे, 4 तो इनमें होता ही नहीं ना। तो इसका मतलब कि सेकंड इनकरेक्ट है ना, तो सेकंड अगर इनकरेक्ट है तो थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर, ये हो गया आपका। अब देखो यहां से बना भी सकते हैं, ये सारे 3 वाले हैं, आपको पूरा डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, विदाउट डेटा भी काम आपका चल जाता है एग्जाम में। ओके आगे देखते हैं, ये मेन ग्रुप का क्वेश्चन था, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब देखिए ऑर्गेनिक क्वेश्चन केमिस्ट्री जो है बड़ा फेवरेट है किसका, एग्जामिनर का। इस पे काम करिए, इस पे अगर काम करेंगे तो जेईई मेन में आपके टॉप स्कोर आने ही आने हैं, अच्छे स्कोर आपके आने ही आने हैं। आता है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है, इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एक कंपाउंड है जिसका नाम है ए विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H11NO। क्या है, C9 है, H11 है और NO है भाई, NO है, देखिए NO, इतनी चीजें हैं। रिएक्ट करता है किसके साथ, रिएक्ट करता है ये ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2NaOH के साथ, सॉरी ये Br2NaOH के साथ एक्शन कर रहा है। तो आपको पता लग गया ना ये हाफ मैन ब्रोमामाइड है भाई, कौन सा है, हाफ मैन ब्रोमामाइड है, तो ये अमाइड है भाई। अगर ये अमाइड है तो NH2 देगा, अमीन देगा, सिंपल सी बात है, दिखते ही काम हो रहा है। कई काम तो रिएजेंट कर देते हैं आपके, कई सारे काम कौन कर देता है, रिएजेंट कर देते हैं आपके। कह रहा है कि इससे एक अमीन बनेगा जिसका नाम क्या है, एक्स है, ठीक है। एक्स को आप NaNO2 से रिएक्शन कराओ, लो भैया NaNO2 तो साइनमेर को याद कर लो, NaNO2 क्या करेगा, मेरे NH2 को क्या बना देगा, OH बना देगा, क्या बना देगा, OH, है ना। और जब ये OH हमारा है CuCN से रिएक्शन कराऊंगा किससे, तो साइडमेर रिएक्शंस होगा, ये OH क्या हो जाएगा, एसिड के प्रेजेंस में कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाएगा और बना लेगा क्या, सिंपली CN आ जाएगा यहाँ पर। ये जो CN है ना, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो गिव कंपाउंड जेड। भाई साइनाइड की हाइड्रोलिसिस 2 तरीके की होती है, अगर पार्शियल हुआ तो फिर से अमाइड बन जाएगा, ठीक है, और अगर कंप्लीट हुआ तो एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, सिंपल सी बात। तो पार्शियल टर्म यूज नहीं किया तो एसिड ढूंढिए, एसिड अगर ढूंढेंगे है ना तो आपका कहानी क्लियर होने लग जाएगी। चलिए तो अमाइड है, क्या है भैया, अमाइड होना चाहिए। अमाइड किसमें किसमें है, इसमें अमाइड है लेकिन कौन सा वाला है, आप देखेंगे
ये अमाइड आपका 2 डिग्री है, ये आपका अमाइड 2 डिग्री है, ये आपका अमाइड नहीं है, एसिटिनालाइड है। तो अमाइड कौन सा बना आपका? थर्ड वाला ऑप्शन बना। ये देखिए इसमें रिएक्शन किया गया आपका, ये अमाइड है ना, NH2 में कन्वर्ट हो गया हाफ ब्रोमाइड में। NaNO2 ने NH2 को क्या बना दिया? डाइजोनियम साल्ट, यानी कि कार्बोकेटाइन लाएगा और CuCN में CN से रिप्लेस हो जाएगा और हाइड्रोलिसिस से CN क्या बन जाएगा? COOH। तो एक साथ 3 रिएक्शन पूछा है, एक साथ 3 रिएक्शन पूछा है जेई मेन के बच्चों से। इस नाते रिएक्शंस को हमें कंबाइंड वे में भी पढ़ना चाहिए। अगर आपको कोई 2 भी हिंट होगा ना तो कहानी बन जाएगी। अब मैं बेसिक हिंट बताने जा रहा हूं। बेसिक हिंट ये है कि जब आप ना कर पाए तो आप कार्बन को पहले काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन को काउंट कर लीजिए, N को काउंट कर लीजिए और O को काउंट कर लीजिए। तो बहुत हद तक चांस है कि आपको इसी में एलिमिनेशन मिल जाएगा कि कौन सा आपका सही आंसर है। उसके बाद अप्लाई करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या? 9th है, which of the following statement is correct regarding the nature and direct influence of NO? बड़ा NO2 है भाई, NO2 है। क्या कहते हो? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कहते हो ना जी। अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींच लेगा, अपनी ओर खींचेगा। अपनी ओर खींचेगा तो ये बेचारा क्या हो जाएगा? जिसका धन खींच जाए वो एक्टिवेट होगा, डीएक्टिवेट होगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर ये डीएक्टिवेट हो गया आपका, है ना, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जब लगते हैं तो मेटा पर अटैक होता है, एक्टिवेटिंग लगते हैं तो आर्थो पैरा पे। तो ये क्या हो गया? मेटा डायरेक्टिव है और साथ में कैसा? डीएक्टिवेटिंग है। तो आंसर क्या बना? थर्ड बना। ठीक है, पूरी बात अगर सीखनी है तो आप कमेंट कर देंगे कमेंट बॉक्स में, तो पूरा ट्रिकी मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगा इस वाले टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई ए बी सी रेस्पेक्टिवली। है ना, ए बी और सी के बारे में आपको बताना है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ठीक है, तो आगे का जो भी सोल्यूशन है आपको सेकंड वाले पार्ट वाले वीडियो में मिलेगा, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक भेजिए। जेई मेन के जितने भी पेपर हुए हैं, नीट के जितने भी पेपर हुए हैं, सब आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, इसी तरीके के एक्सप्लेनेशन के